जय हिंद। आप सभी का हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में राजवंशों का दो भागों में विभाजन पढ़ा जा रहा था। दो भागों में या दो शाखाओं में विभाजित होने के बाद मेवाड़ का राजवंश एक तरफ राणा और एक तरफ रावल शाखा में विभाजित हो गया। हम पहले रावल शाखा की बात करेंगे क्योंकि वो शुरुआत में उनके राजा जो हैं वो ज़्यादा प्रतिष्ठित और एक तरह से हायरार्की कहा जाए तो वो ज़्यादा चलती है। इस वजह से हम उनका डिस्कस करेंगे। उसी में आज हम एक राजा की डिस्कस कर रहे हैं, वो एक राजा को डिस्कस करेंगे जिनका नाम जैतर सिंह है। पहले हम जान लेते हैं कि रावल शाखा में हमने बात की थी राणा रण सिंह की। रण सिंह का जो पुत्र होता है वो शेम सिंह। शेम सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है कुमार सिंह और एक का नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह भागकर वागड़ चला जाता है और कुमार सिंह के ही वंश में आगे चल के रावल रतन सिंह होते हैं। उनसे पहले एक राजा होते हैं जैत्र सिंह। आज हम रावल जैत्र सिंह के बारे में जानेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का जो काल है वो इतिहास या उस मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। दशरथ शर्मा अपनी बुक में लिखते हैं। उसके बाद में जैत्र सिंह के बारे में एक प्रमुख बात यह है कि इन्होंने इल्तुतमिश से 1227 में भूताला का युद्ध लड़ा था, जिसमें कि जैत्र सिंह बहुत पराक्रमी योद्धा थे और बहुत बहादुरी से भूताला के युद्ध को लड़ते हैं। इल्तुतमिश जब उससे कुछ करते नहीं बनता है तो वो नागदा, जो इनकी राजधानी थी, उसे तहस नहस करता है, नष्ट करता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में अस्तित्व में आती है। उसके बाद में हम एक राजा को देखते हैं, तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलती नहीं हैं, और अगर मिलती भी हैं तो एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना पूछा नहीं जाता। लेकिन जो मेन जानकारियाँ हैं वो केवल इस प्रकार है कि इसकी एक उपाधि हुई है, एक नहीं दो उपाधि हुई है इनकी। पहली है उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। और दूसरी इनकी उपाधि जो हुई है वो महाराजा धीराज की हुई। इन्होंने खुद अपने आप को ये उपाधि दी थी, महाराजा धीराज की। एक तो पहली हो गई उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप और दूसरी महाराजा धीराज। इन्हीं के समय में एक बुक लिखी गई जो कि बाद में बहुत फेमस हुई और एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती है। उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमल चंद्र द्वारा लिखी हुई 1260 में ये पुस्तक तेज सिंह और उसके शासकों के बारे में बताती है। उसके बाद में ये जो बुक है, इसकी एक विशेषता ये मिलती है कि मेवाड़ शैली में लिखी हुई ये पुस्तक प्रथम चित्रित पुस्तक है, यानी चित्र सहित इस पुस्तक में वर्णन मिलता है मेवाड़ का। और मेवाड़ शैली में लिखी हुई ये पुस्तक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इस बुक का नाम है। इस बुक का नाम आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में एक राजा होते हैं समर सिंह। समर सिंह के बारे में हमें ये मिलता है कि इसने जो, जैसा कि हम पिछले वाले हमारे लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने व्यापारिक मार्ग बनाने की जो आकांक्षा है, जब वो पूरा करने निकलता है तो एक मार्ग पड़ता है चित्तौड़ से होता हुआ मालवा और गुजरात तक जाता हुआ। उस मार्ग में अलाउद्दीन खिलजी को जो राजा होते हैं वो राजा मिलते हैं सामंत सिंह, चित्तौड़ वाले। और चित्तौड़ मार्ग से अलाउद्दीन खिलजी जब निकलता है तो उससे टैक्स वसूला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से भी नाराज था और अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला जाता है, इस बात के लिए समर सिंह को याद रखा जाता है कि इसने किसी को नहीं बख्शा, इवन जो दिल्ली पर राज करते हैं उन्हें भी नहीं, उनसे भी टैक्स वसूला था। उसके बाद में समर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इसके दो पुत्र थे, दोनों पुत्रों में जो योग्य होता है उसे गद्दी दी जाती है। रावल रतन सिंह जी योग्य थे, मगर उतना ही योग्य कुंभकर्ण था। जब उसे गद्दी नहीं मिली तो उसने सोचा कि जब ऐसा होता था कि
जैसे कोई राजा है, उसके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, तो एक को तो राजा बनाया जाता था, बाकी लोगों को जागीरें दी जाती थी और सामंत बनाया जाता था या जागीरदार बना दिया जाता था। तो जब कुंभकर्ण को ये पता चला कि मुझे जागीरें दी जाएंगी और मुझे सामंत बन के रहना पड़ेगा, तो कुंभकर्ण यहाँ से भागकर नेपाल जाता है और कहता है मैं अपना राज बनाऊंगा। और वो नेपाल में गुहिल वंश की एक शाखा का निर्माण करता है या गुहिल वंश की नई शाखा का एक स्थापना करता है। और फिर हम बात करते हैं रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह का शासनकाल जो हमें डेट वाइज मिलता है या हमें दिनांक सहित जो शासनकाल मिलता है, अगर हम बाकी सभी पुस्तकों के सोर्स को छोड़कर केवल एक सत्यापित दिनांक की बात करें तो वो 1302 से लेकर 1303 मिलता है। कहीं कहीं 1301 से लेकर 1303 मिलता है, कहीं कहीं 1302 से लेकर 1303 मिलता है। उसके बाद में रावल रतन सिंह के बारे में जो मेन सोर्स मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई किताब पद्मावत। उसके बाद में एक मिलते हैं लब्दोदय द्वारा लिखी हुई पद्मावत चरित्र, एक बुक गोरा बादल की चौपाई जो हेमरतन सूरी ने लिखी है, और एक बुक जो अमीर खुसरो, ये वो राइटर है जो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियानों के समय उसके साथ रहता था और उसकी ख्यातियां लिखता था, उसकी कमियों को छुपाकर केवल उसकी महानताएं लिखता था। अमीर खुसरो खजानुल फतूह में सेम टू सेम वही बातें जो अलाउद्दीन खिलजी की जीत, अलाउद्दीन खिलजी की हार को भी मैनिपुलेट करके उसको भी थोड़ा बहुत बदल करके लिखता था अमीर खुसरो। और उनकी एक पुस्तक खजानुल फतूह, इसके बारे में आप याद रखें। अब एक हम बात करते हैं कि ये जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये जो चित्तौड़ वाला जो दिल्ली से और चित्तौड़ के बीच में ये जो टसल हुई, वो किस लिए हुई, उसके प्रमुख कारण क्या थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कई बार जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कई बार कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि रावल रतन सिंह और इसके बीच में क्या प्रमुख कारण रहे। तो उसमें प्रमुख कारण है समर सिंह, जिनके बारे में हम बात करके आए हैं कि रावल रतन सिंह जी के जो पिताजी हैं समर सिंह, वो टैक्स वसूलते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। एक अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की नीति, जो कि एक जनरल कारण है, एक सामान्य कारण है, उसकी हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद की नीति। इसके बाद में चित्तौड़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ का किला अपने आप में एक संपूर्णतः पूरा का संपूर्ण था, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि उसमें अन्न अनाज उगाने के लिए, पानी के लिए सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी। जब कभी चित्तौड़ के किले या चित्तौड़ पर कभी आक्रमण होता था या कभी लगता था राजा को, तो राजा पूरी की पूरी प्रजा को अपने किले के अंदर लेकर के पानी और अनाज की पूरी व्यवस्था हो सकती थी। इस तरह का सामरिक महत्व वाला किला था। उस किले में हथियारों का, अनाज का, पानी का और बाकी जो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सभी का पूर्णतया से बंदोबस्त था, पूर्णतया से वहाँ पर व्यवस्था थी, इसलिए वो सामरिक महत्व था। चित्तौड़ पर जीतना अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि एक बड़ा किला अपने हाथ आ जाएगा। उसी तरह हमें एक स्रोत मिलता है पद्मावती को प्राप्त करना। मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा जो बरगलाकर कोई बात कही जाती है या कहीं पर कोई फर्जी बातें की जाती है, सबसे ज़्यादा बातें अगर पद्मावती के बारे में किसी व्यक्ति ने की है, किसी लेखक ने कही है, तो वो ये मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी अपने इस ग्रंथ या अपनी इस किताब को 1543 में लिखते हैं। 1543 में लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 साल बाद। क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि ये जो कार्यकाल है रतन सिंह का, वो 1302 से लेकर 1303 है, और मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक 1543 में लिखते हैं, यानी एक्चुअल में 250 साल बाद। और मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक में
पद्मावती का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे सामने बैठकर पद्मावती को देख रहे हैं, इतना फर्जी तरीके से। उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि एक बार सिंगल द्वीप की एक राजकुमारी हुआ करती थी, गंधर्व सेन की पुत्री। उसके पास एक तोता हुआ करता था, हीरामन तोता। हीरामन तोता जो है वो एक बार उड़ करके मेवाड़ चला जाता है, और मेवाड़ में रावल रतन सिंह को ये बताता है कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी इतनी सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी गुणवान रूपवान है, जिसकी पूरी दुनिया में कहीं होड़ नहीं हो सकती। रावल रतन सिंह जी तोते की बातों में आकर सिंगल द्वीप चले जाते हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में लिखता है कि रावल रतन सिंह 12 वर्षों तक भटकते रहे पद्मावती के चक्कर में, और रानी पद्मिनी के चक्कर में 12 वर्षों के तक भटकने के बाद में गंधर्व सेन को जब पता चलता है कि चित्तौड़, मेवाड़ का एक शासक, मेवाड़ का राजकुमार, मेवाड़ का राजा जो है वो यहाँ भटक रहा है, क्या कारण है। तो जब उनसे पूछा जाता है, साधु के भेष में जो है रावल रतन सिंह जी दरबार में पेश होते हैं और उनसे पूछा जाता है क्या कारण है जो आप भटक रहे हैं, तो रावल रतन सिंह जी बिना कोई मीन मेक किए हुए, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधी बात कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है और मैं इन्हीं के लिए यहाँ भटक रहा हूँ। गंधर्व सेन को बड़ा यूं आश्चर्य होता है कि यार, मेवाड़ का राजा जिसके बारे में हम यहाँ तक सुनते हैं, श्रीलंका तक हम सुनते हैं, वो इतना पसंद करता है मेरी पुत्री को। गंधर्व सेन अपनी पुत्री का विवाह, पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह जी के साथ कर देते हैं। रावल रतन सिंह जी वापस मेवाड़ आते हैं, और ऐसा कहा जाता है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि इनके दरबार में एक पंडित रहा करता था, एक तांत्रिक रहा करता था, बंगाली बंगाली बाबा भी कह सकते हैं आप, राघव चेतन नाम का। और राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है कि सामान्य बातें भी भूल जाता है। पद्मिनी को केवल एक बार देखने पर राघव चेतन सुध-बुध खो बैठता है कि अब चाहिए तो यही चाहिए, वरना कोई नहीं। जब राघव चेतन कुछ निजी क्षणों में रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह को देखता है, या फिर वो कोई अन्य योजनाएं बनाता है, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी कही जाए तो राघव चेतन जो है वो एक दोषी के रूप में पाए जाते हैं कि आपने हमारी रानी पर गलत नज़र डाली। तो रावल रतन सिंह जी इसे देश निकाला दे देते हैं, राघव चेतन को, और देश निकाला देते हैं, बहुत बुरी तरह से इसे जो है अपमानित करके भगाते हैं। राघव चेतन अपमानित होकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है, और दिन रात, ऐसा कहते हैं कि दिन रात अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है, उसके किस्से सुनाता है। पद्मिनी इतनी सुंदर है, पद्मिनी उतनी सुंदर है, पद्मिनी पानी पीती है तो गले में पानी दिखता है, पद्मिनी अगर आपके सामने आ जाए तो आपका नूर तो फीका है, ऐसा तो नूर कहीं देखा ही नहीं। खिलजी का भी दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या कह रहा है। और खिलजी वैसे भी एक एरोगेंट टाइप का राजा था, शासक था कहा जा सकता है, एरोगेंट था बहुत ज़्यादा, और लालची भी था, और व्यभिचारी भी था। तो जब खिलजी देखता है कि यार ऐसी कौन सी सुंदर चीज़ है जो अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं हो सकती, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचता है। ऐसा इस मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे हुए पद्मावत में कहा जाता है कि 8 साल तक अलाउद्दीन खिलजी घेरा डालकर बैठा रहा। बताइए, क्या भरोसे में आने वाली चीज़ है कि कोई राजा 8 साल तक
अपनी गद्दी को छोड़कर एक महिला के लिए किसी स्थान पर घेरा डालकर बैठा रहे और उसकी दिल्ली सुरक्षित रहे तब तक? क्या रुमाल थोड़ी डाला था सीट पर कि सीट पे रुमाल डाल गया कि तब तक कोई नहीं बैठेगा? दिल्ली है, बस बस की सीट नहीं है कोई। बाद में जब हम बात करते हैं या हम असली मुद्दों की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति और उसकी एक लालसा, चित्तौड़ के सामरिक महत्व की, चित्तौड़ के किले को पाने की, वो सामने आती है। कहानी में मलिक मोहम्मद जायसी यही बताते हैं कि कैसे घेरा डालकर अलाउद्दीन खिलजी बैठे हुए हैं और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब हार मान लेते हैं, लास्ट में कहते हैं कि रावल रतन सिंह को फरमान भिजवाया जाता है कि हम केवल और केवल यहाँ पर रानी पद्मिनी को देखने आए, एक बार दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे। रावल रतन सिंह बिना किसी लड़ाई के इस टसल को खत्म करना चाहते थे, ऐसा इस पद्मावती में लिखा हुआ है। तो वो रानी पद्मावती को, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि रानी पद्मावती को पद्मिनी महल पर बिठाते हैं और उनका जो प्रतिबिंब है वो एक पानी से भरे हुए पोंड में या एक छोटे से उसमें दिखा दिया जाता है, रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब दरवाजे तक रावल रतन सिंह जी उसको छोड़ने जाते हैं, किसी भी मेहमान को जब वो हमारे घर आता है, हम बिना किसी टसल के किसी भी व्यक्ति को जब जाने दे रहे हैं तो उसे दरवाजे तक सी ऑफ करके आते हैं। तो ये वही कि उसे दरवाजे तक छोड़ने गए और वहाँ से रावल रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी पकड़ के या उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ में, चाहे तलवार की नोक पर, चाहे कैसे भी, जो भी, लेकिन इस पद्मावती में ये सब लिखा हुआ है कि वो रावल रतन सिंह जी को, बड़ी हंसी की बात है, तलवार की नोक पर वहाँ तक लेके चला जाता है, दिल्ली। इसमें आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली से समाचार भेजा जाता है चित्तौड़ कि अब रानी पद्मिनी आए तभी रावल रतन सिंह जी को छोड़ा जाएगा। वो यहाँ आए, मेरे हरम में बेगम बने मेरी। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतने ही चतुर भी थी। बुद्धि और सौंदर्य का एक विलक्षण रूप देखने को मिलता है तो रानी पद्मिनी में देखने को मिलता है। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के पास समाचार भिजवाती है कि आप जो है राघव चेतन को, पद्मिनी दिल्ली जरूर आएगी लेकिन आप पहले, मेरी कुछ शर्तें हैं कि पहले तो मुझे राघव चेतन का सर चाहिए। राघव चेतन का कटा हुआ सर जब चित्तौड़ पहुंचेगा तब रानी पद्मिनी दिल्ली आएगी। तो क्या ठीक है, राघव चेतन का सर काट के भेज दिया जाता है। उसके बाद में रानी पद्मिनी के जो भाई हैं गोरा और उनके जो भतीजे हैं बादल, वो रणनीति बनाते हैं और अपनी दूसरी शर्त में रानी पद्मिनी लिखकर भेजती हैं कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी 16,000 जो दासियाँ हैं वो भी साथ में चलती हैं। ऐसा इस मलिक मोहम्मद जायसी के लिखे हुए पद्मावत में है। अब रणनीति के हिसाब से जब जो 1600 दासियां हैं उनकी पालकियां जब सजाई जाती हैं, एक एक पालकी को उठाने वाले छह व्यक्ति होते हैं। 6 व्यक्ति मामूली नहीं, वो सैनिक थे जो मेवाड़ की सेना में थे और पालकी के अंदर कोई दासियां नहीं बल्कि मेवाड़ के ही सैनिक बिठाए हुए थे। ये लोग वहाँ जाते हैं दिल्ली और दिल्ली से रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह को छुड़ाकर दिल्ली लाती, चित्तौड़ लाती है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आता है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है
चित्तौड़ पर। चित्तौड़ का साका जिसमें केसरिया और जौहर सामने आते हैं। चित्तौड़ के साके के लिए आज भी पूरा भारत, अभी तो कहा जाए जहां जहां भारतीय हैं वहां वहां हमें याद रखा जाता है कि चित्तौड़ का साका। कवि राम बदावर सिंह अपनी कविता में लिखते हैं, उस कविता को आप सुनिए यूट्यूब पर, कवि राम बदावर सिंह जी की। मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाऊं। सजी पद्मिनी संग 16,000 दीवानी, सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, मगर भुलाया नहीं जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती है गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। कवि राम बदावर सिंह जी बड़ा अच्छा लिखते हैं। और उसके बाद में एक साका हमें देखने को मिलता है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जौहर करती हैं। और रावल रतन सिंह जी केसरिया करते हैं। कहते हैं कि चित्तौड़ के उन सैनिकों ने बड़े अद्भुत तरीके से, बहुत ही शौर्यपूर्ण वो युद्ध किया था। उस युद्ध में कट कट के मरे थे सब, लेकिन सबका एक ध्येय था। आज 5-7 को तो लेके जाऊंगा, ज़्यादा चले जाएं तो वो भी भूमि के नाम, इस धरती के नाम, हमारी माँ के नाम, मगर कम नहीं जाने चाहिए। एक एक योद्धा बहुत अच्छी तरह से इस युद्ध में लड़ा और बहुत बहादुरी से लड़े। आगे हम इसी कड़ी में अन्य राजाओं के बारे में बात करेंगे। अन्य जो राणा शाखा है वो किस तरह शुरू हुई, किस तरह जो है 8 माह के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 8 माह का घेरा डाला हुआ है। अमीर खुसरो की बात कर चुके हैं कि एक लेखक है जो अलाउद्दीन खिलजी के किस्से लिखता था, उसकी शौर्य गाथाएं लिखता था। गोरा बादल और रतन सिंह के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये रानी पद्मिनी के भाई और उनके भतीजे हैं। गोरा भाई और बादल जो हैं भतीजे हैं। गोरा बादल के बारे में भी बहुत अच्छी तरह लिखा जाता है। गोरा बादल का जब नाम लिया जाता है तो बहुत सम्मान पूर्वक लिया जाता है। गोरा बादल वो व्यक्ति हैं जिनका सर अलग हो गया युद्ध के मैदान में, लेकिन धड़ जो है 3 पहर तक लड़ता रहा। धड़ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, धड़ लड़ता रहा। रानी पद्मिनी और 16,000 दासियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1303 चित्तौड़ का पहला शाखा, चित्तौड़ के पहले शाखे के हम बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में होता यह है कि चित्तौड़ को जीत लिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उस सेना से जीत पाना मुश्किल था। इसीलिए सारे जो केसरिया में सभी शहीद हो गए, सारे राजपूत शहीद हो गए। उसके बाद में जब ये जो मेवाड़ जीत लिया जाता है, चित्तौड़गढ़ को जीता जाता है, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम जो है वो खिजराबाद कर दिया जाता है और खिज्र खां को इसका प्रशासक बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, हम इसकी बात कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसका नाम खिज्र खां है। खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया जाता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया जाता है। आगे हम इसी शाखा की और इससे विभाजित हुई दूसरी शाखा की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।